कैसे हैं बच्चों? आप लोग दुआ करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं आप लोग के बीच आज आ गया हूं जय प्रक्रम एवं पोषण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। जय प्रक्रम और पोषण का एक कंप्लीट वो ऑब्जेक्टिव जिसमें आपके हर बुक से रिलेटेड, चाहे वो एनसीईआरटी हो, बीटीसी हो, क्वेश्चन बैंक हो, सभी से रिलेटेड एक निचोड़ ऑब्जेक्टिव आपके बीच ला रहा हूं। पूरे चैप्टर का कंप्लीट इस वीडियो के बाद आपका जो है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो आप समझ जाइए कि इस जो भी मैट्रिक से रिलेटेड वीडियो आप जो है कि देख लिए हैं 10th का जय प्रक्रम और पोषण, ये टोटल वीडियो देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास से जुड़िए और आज के क्लास में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में सारा कुछ आपके सामने परोसा गया है। जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना, जो भी कुछ पढ़ाए हैं शुरू से लेके आखिरी तक, जितने भी टॉपिक हुए हैं, चाहे वो टॉपिक हो किसके रूप में, पोषण के रूप में हो या पाचन तंत्र के रूप में हो, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, सारे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, अमीबा से रिलेटेड, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से रिलेटेड, यानी एक कंप्लीट हर टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास में सेलेक्टेड बोर्ड मॉडल क्वेश्चन की तरफ, तो जिसमें आज आपका पहला क्वेश्चन है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? बच्चों, आपको याद होगा हमने आपको बता रखा है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। जिसमें छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। सबसे अधिक लंबाई है छोटी आंत की 6 मीटर यानी 22 फीट, और बड़ी आंत की है लगभग 6 फीट। तो आप समझ सकते हैं सबसे अधिक हो गई 8 से 10 मीटर में मुख से लेके मुख, ग्रास नली, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा द्वार यानी कि मलाशय और गुद्दा द्वार, ये कंप्लीट टोटल अंग आते हैं। सभी अंग मिलके बनता है आहार नाल, जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। ओके, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कौन सा है? छोटी आंत। कितना लंबा है? 6 मीटर लंबा। कितना मीटर? 6 मीटर। या बउआ कितना? 22 फीट। कितना? 22 फीट। एकदम याद रहेगा ना? अब आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन है बच्चों आगे कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस का स्त्राव होता है? लगभग कितना लीटर रस का स्त्राव होता है? मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस का स्त्राव होता है? तो याद रखेंगे कितना लीटर? 3 लीटर। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताना भैया। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? और इसका साधारण नाम क्या है? अमाशय रस। क्या बोलेंगे? अमाशय रस। एकदम क्लियर है ना? अब आ जाइए दोस्तों, अब क्वेश्चन है आपके, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत का है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ओके, अब आ जाइए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में। बोले ना, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो पचा हुआ भोजन का अवशोषण इलियम में होता है। अब आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत, सुनिएगा ध्यान से, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ों पर एक छोटी सी नली होती है, यानी कि छोटी आंत है पतली और बड़ी आंत है, बोलिए, बड़ी आंत है मोटी। हुआ, बड़ी आंत है मोटी। मान लीजिए ये है बड़ी आंत। ओके,
ये है बड़ी आंत। ये मोटी होगी ना तो ये दोनों के छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है, एक पतली सी नली होती है। एक पतली सी नली इस दोनों आंतों को कनेक्ट करती है। इस पतली सी नली को क्या कहते हैं? सीकम। इस पतली सी नली को क्या कहते हैं? देखिए भाई, इसमें आप लोग जो है ना मजाक नहीं बनाइएगा। फिगर वाली बात जो है ना हम आपको बस थोड़ा सा समझाने के लिए हिंट किए थे, बात समझे कि नहीं। अब आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग। सुनिए, मनुष्य के शरीर का कौन अंग? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग किसको कहते हैं? अपेंडिक्स को। यही अवशेषी अंग बढ़ जाता है तो नहीं कहता अपेंडिक्स बढ़ गया है। और कभी कभी तो जो ज्यादा तेल मसाला जो खाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, जो ज्यादा जिसको चाहिए चहटगर सामान, एकदम स्पाइसी सामान, तो ऐसे लोग जो कंटिन्यू ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं उसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आ जाता है। यही अपेंडिक्स जो अवशेषी अंग के रूप में, एक्स्ट्रा अंग के रूप में है, ये जब बढ़ जाता है तो कभी कभी इस दवा से कंट्रोल नहीं होने पर इसका जो है सर्जरी होता है, ऑपरेशन के माध्यम से उसको जो है ठीक किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसीलिए आज के क्लास में मैं आप सभी बच्चों से एक और अपील करूंगा कि आप लोग जहां तक हो सके फास्ट फूड हो, है ना, क्या कहते हैं, तेलीय सामान हो, मसाले युक्त सामान हो, अधिक से अधिक नहीं खाएं तो ज़्यादा आपके पाचन तंत्र के लिए बेहतर हो। यही है जो अवशोषण की क्रिया होती है, छोटी आंत या बड़ी आंत जब अवशोषित करने की क्रिया करती है, तो ये जो आप जो खाते हैं ना मोमो, कितना चाव से कितना अच्छा लगता है, तो वो मोमो जाकर या पिज्जा, बर्गर, सैंडविच यानी फास्ट फूड कुछ भी खाते हैं ना, तो उसकी दीवारों में, आंतरिक दीवारों में अवशोषित के दौरान वो जो है चिपक जाती है, जिसके बाद जो है अवशोषण की क्रिया जितनी बार परत पड़ेगी, सिंपल सी बात है कि पहले से जो खुरदुरी परत है, अब वो जो आसानी से जो सॉफ्ट भोजन को अवशोषित कर रहा था, आप जितना भोजन ग्रहण कर रहे थे पौष्टिक वाला, उस सब आपके शरीर में लग रहा था, एकदम चुस्त तंदुरुस्त थे। बचपन में फोटो देखिएगा तो गाल फूलल फूलल फोटो था, लेकिन वही जब आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आप फास्ट फूड या पैकेट वाला सामान सब ज्यादा खा रहे हैं, तो याद कीजिएगा क्या ऐसे लोगों को धीरे धीरे उसके छोटी आंत की आंतरिक दीवार अवशोषण के दौरान वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो जो अमाशय में जाता है तो लई की तरह बनता है, वो पतला पेस्ट। और जब पतला पेस्ट लय की तरह, वो भाई वो जो मैदा का बना हुआ है उसका लय कितना चिपचिपा होगा, जरा देखिए आप मैदा को सान के देखिए, आपको समझ में आएगा। रबर की तरह वो जो है रबर की तरह लमड़ता है। मैदा को सानने के बाद देखिएगा, अब उसको भोजन के रूप में ग्रहण कीजिएगा, कितना रहता है ना कि गुपचुप, चलिए गुपचुप तो फिर भी ठीक है, उस पर विरोध भी नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगा उससे, है कि नहीं। सबसे ज्यादा तो हमारी जो बहनें जो इस वीडियो को देख रही होगी वो उनको तकलीफ होगा। भाई मैं गुपचुप के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी के जो फास्ट फूड है, खास के जो मैदे से बनते हैं, उस फास्ट फूड की मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होता है। उस फास्ट फूड की वजह से वो छोटी आंत की दीवारों में जब फंस जाए तो देखिएगा कि उसका पाचन धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो पहले आता है गैस का प्रॉब्लम, क्योंकि भोजन अवशोषित नहीं होगा तो गैस का प्रॉब्लम होगा, भोजन का पाचन ठीक से नहीं होगा तो गैस्ट्रिक तो होगा, साथ में आप कितना भी पौष्टिक भोजन ग्रहण कर लीजिए, खूब बढ़िया भोजन सब खा रहे हैं, लेकिन शरीर में सेटे नहीं करेगा। बचपन में था एकदम लगता था कि बच्चा एकदम तंदुरुस्त है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ है नहीं। धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि मम्मी भी बोलने लगेगी कि पता नहीं इतना जो है कि हम इसको पौष्टिक खाना खिलाते हैं, खाता तो है कि नहीं, जोर जबरदस्ती करने पर खाता है, लेकिन पता नहीं शरीर में लगिए नहीं रहा है, कहाँ जाता है। भाई कहाँ जाएगा, अवशोषण अच्छा से हो ही नहीं रहा है। पैकेट वाला सामान खा के, मैदा वाला सामान करके, फास्ट फूड खा के अंदर की दीवार को जो है पूरा का पूरा ऐसे प्लेन कर दिया है, जैसे ईंट को जो है ना प्लास्टर करके
जो है कि प्लेन कर दिया जाता है, उसके ऊपर फिर भी खा रहा है, यानी वाल पुट्टी लगा रहा है। भाई वो जब छोटी आंत खुरदुरी होनी चाहिए, वो जब प्लेन हो जाएगा तो खाते जाओ जाते जाएगा, लेकिन कहीं पाचन की क्रिया नहीं होगी, अवशोषण की क्रिया नहीं होगी, और अवशोषण की क्रिया नहीं होगी तो शरीर में वो ऊर्जा नहीं मिलेगा, वो एनर्जी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे गैस बनने लगेगा। धीरे धीरे देखिएगा क्या कि गैस के अलावा आपके शरीर में पौष्टिक भोजन तो आप खा रहे हैं, लेकिन वो अवशोषण नहीं हो रहा है, शरीर की कोशिकाओं को वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिसके कारण आपका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगेगा, और गैस से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे बच्चों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, और आप सभी के अभिभावक गणों से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप तेल मसाला का सामान कम यूज करवाइए। और तो और ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि मैं आपको गाइडलाइन कर रहा हूं, चैप्टर आप पढ़ें और इसको अपने जिंदगी में उतारें, तब कलाकारी है। कलाकारी तब है जो आप इसको पढ़ें भी और इसको अपनी जिंदगी में उतारें। बात समझे कि नहीं? इसीलिए आप फास्ट फूड को इतना ही है कि आप लिमिट में खाएं, अनलिमिट में खाएं, तो फिर वर्कआउट करके उस चीज को मेंटेनेंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए बहुत, शुरुआत में प्रेजेंट टाइम में तो आपको नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा यह समस्या निश्चित रूप से आती है। तो मेरे बच्चों, आप पोषण पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है पोषण, तो पोषण को समझिए और उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बोला है क्या कि वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, जरा बताइएगा। पहला ही क्वेश्चन था, जय प्रक्रम कहलाता है। वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का संरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित होते हैं, पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए। मृतजीवी। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। प्रकाश संश्लेषण अंगक है। कल के पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया है, वीडियो में आप जरूर देख लिए होइएगा। प्रकाश संश्लेषण अंगक है। अंगक कौन है? हरित लवक, या इसी का दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? हरित लवक या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, है ना। और इसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि हरे पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग है, अंगक न देख के अंग पूछ दे तो क्या बोलेंगे? पत्ती। क्या बोलेंगे? पत्ती। अब आ जाइए मेरे बच्चों, प्रकाश संश्लेषी अंग है, ले पूछ ही दिया। अब बताइए, प्रकाश संश्लेषी अंग है कौन भाई? पत्ती। अब आ जाइए, हाँ पत्ती। पत्ती मतलब पत्ती ना बोल रहे हैं, पत्ती बोल रहे हैं। अभी जरूरी है कि पत्ती आप समझ रहे हैं, तो ये पत्ता बोल रहा है भाई, पत्ता भी उसी को कहते हैं, पत्ती को, है कि नहीं। अब आ जाइए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है कितना भाई? 0.03%। आगे है क्या? स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की क्षमता होती है, इसी कारण से इसे स्वपोषी कहा जाता है। अब आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन है, ऑक्सीजनित रक्त को ले जाती है धमनी। ये आपको आगे के चैप्टर में आपको पढ़ना है ना। सीरा और धमनी हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो ऑक्सीजनित रक्त होते हैं, जो शुद्ध रक्त होते हैं, वो धमनी से होकर प्रवाहित होती है, और जो विऑक्सीजनित रक्त होते हैं, अशुद्ध रक्त होते हैं, वो सीरा से होकर प्रवाहित होती है। आइए दोस्तों, तो कुछ आगे तक की भी बात हो जाए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? स्वाभाविक सी बात है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करेगा। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी और हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग कर बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन संयोग किया है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड संयोग किया है तो उसको कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बोक्सी। कार्बोक्सी दैट मींस कार्बन जोड़ ऑक्सी, कार्बन जोड़ ऑक्सी दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड।
यानी कि कार्बोक्सी को बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन आपस में संयोग करेगा, मिलेगा, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा बच्चों? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब बताइएगा किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? बोलिए, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा के उत्पादन के लिए होता है? किसका उपयोग? ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज कोशिका में जो है कि पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया करती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी, ऊर्जा और इथेनॉल का निर्माण करती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आइए बच्चों, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बच्चों? इनामेल कहते हैं। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? पहला है कतरनक, दूसरा है भेदक, तीसरा है अर्धचवर्णक और चौथा है चवर्णक। याद रहेगा ना। और उसकी सबसे ऊपरी जो परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, उसको क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, बताइएगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। अच्छा, बता देंगे न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा खोजा गया था? बोलिए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? बताएंगे। स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? हाँ। अब आएंगे बच्चों, क्वेश्चन है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। पीत रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से। पीत रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से, मतलब लीवर से। कहां से बुआ? लीवर से। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य, एक एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखा जाता है, याद रखिएगा। एंजाइम्स कौन सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम्स का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। अब आइए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? पाचन का भाग है कार्बोहाइड्रेट। हरे पौधे होते हैं सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित। पर्णहरित मतलब हरित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि मैंने आपको जो बोला है, आप बोल सकते हैं सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? पर्णहरित मतलब हरित लवक, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। अब भूमि से जल भूल गए आप लोग? भूमि से जल, ये सारी क्रियाएं जो ये सभी जो है ना स्वपोषी पोषण के लिए क्या है? आवश्यक है। अब मेरे बच्चों अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक, यानी कि वो स्पर्श करके तब वो अपने भोजन को ग्रहण करती है। अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है किसके रूप में? अंत ग्रहण के द्वारा, यानी कुटपात से भोजन को घेर के उसको अंदर ग्रहण कर लिया जाता है, जिसको अंत ग्रहण कहते हैं। अच्छा बताइए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? किसके द्वारा? कुटपात द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया करता है, यानी वसा को पचाने पर कौन मदद करता है? लाइपेज। आयोडीन की कमी, सुनिएगा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सारे के सारे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग? आयोडीन की कमी से बुआ कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। अब क्वेश्चन में आगे आते हैं कवक में पोषण की कौन सी? बुआ कवक में क्या बोले हैं?
कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बोलिए बोलिए। ऑलरेडी ये क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव है तो मृत जीव के कार्बनिक पदार्थ को न भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। इसीलिए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी परपोषण। क्या बोलोगे? मृतजीवी परपोषण। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। कैसा? क्षारीय। कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। उभयलिंगी जंतु याद रखिएगा, केचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें एक ही केचुआ में एक ही के जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है। देखिएगा अपने खेतों में आप देखिएगा कि मिट्टी को भुरभुरा बना दिया है, एकदम पिंडा की तरह जो है कि उठा देता है मिट्टी को भुरभुरा बना के, और जिसके कारण मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन गैस उपलब्ध हो जाते हैं और नाइट्रोजन गैस के भरने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। यही कारण है कि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। हाँ, वही केचुआ है जिसमें एक ही केचुआ में नर और मादा दोनों के अंग पाए जाते हैं, दोनों के लिंग पाए जाते हैं। जब केचुआ जन्म देने के योग्य हो जाती है तो आपस में ही जनन की क्रिया करके, प्रजनन की क्रिया करके वो गर्भधारण करती है और अपने बच्चे को भी जन्म देती है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि केचुआ उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग, जैसे कि एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव या उभयलिंगी जीव, दो तरह के जीव होते हैं। लिंग के आधार पर जिस जीव में नर या मादा में से कोई एक लिंग पाया जाता है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं, और वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों के लिंग एक ही जीव में पाए जाए, ऐसे जीव को उभयलिंगी जीव कहते हैं। अब केचुआ जो है उभयलिंगी जीव है, याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे आते हैं, मैंने बोला सभी हरे पौधे होते हैं क्या? सपोसी। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। हमने आपको दिखाया था प्रयोग में कि आयोडीन डालने से पहले उसको अल्कोहल में क्या किए थे? उबाला गया था, उबाला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि क्लोरोफिल को घुलने के लिए, ताकि जैसे अल्कोहल में उसको उबालेंगे ना तो पत्ती में जो क्लोरोफिल है, हरित लवक है, वो घुल जाएगा, है कि नहीं? अब आइए मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया क्या कि क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम, क्या बोले? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो कितना गुना दिखाता है? 10, है कि नहीं? क्या किसी को समझने में दिक्कत? अब आ जाइए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? अच्छा, 32 हो जाएंगे, है ना? कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। किसमें? अमीबा में। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, ग्वाइटर या घेघा, घेघा रोग जो पनपता ना, घेघा, ग्वाइटर या घेघा रोग पनपता है किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्या करना? वृद्धि करना। वृद्धि करना बच्चों। अब आइए, क्वेश्चन है एक एक शॉर्ट में निकालने वाला क्वेश्चन है, दिमाग में सेट करके रखने वाला क्वेश्चन है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, भैया पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसी के फलस्वरूप वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि जो हमारे जीव जंतुओं के लिए नुकसानदेह गैस है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं, यानी जहर ग्रहण करके अमृत हम लोग को दे रहा है, उसी पेड़ पौधे को हम लोग काटते हैं।
है ना? नहीं भाई, काटना नहीं है, पेड़ पौधे को लगाना है और इस प्रकृति को बचाना है। याद रखें आप लोग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने बोला क्या, स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधे में। किसमें होता है? पौधे में। प्रोटिस्टा में, प्रोकैरियोटिक जीवों में, यानी कि प्रोकैरियोटिक में। किसमें बुआ? प्रोकैरियोटिक में। मैंने बोला क्या, स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधे में, प्रोटिस्टा में, प्रोकैरियोटिक में, है ना? ये भी जीवों की कैटेगरी है, प्रोटिस्टा भी और प्रोकैरियोटिक भी। अब आते हैं ग्रहणी भाग है, याद कीजिए। ग्रहणी भाग है किसकी? छोटी आंत की। सजीव की जीवित इकाई क्या है? सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है किसका? आहार नाल का। किसका बुआ? आहार नाल का। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन। एटीपी का पूरा नाम क्या है बच्चों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलोगे? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रहेगा ना? अब आइए, क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो? बोलिए, कौन सा रोग है? विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको रतौंधी कहते हैं, जो आंख का प्रॉब्लम है ना, आंख की बीमारी है। अब आइए बुआ, अमीबा में गति किस भाग में होती है? अमीबा में गति किस भाग में होती है? उत्पाद के द्वारा। और रतौंधी से संबंधित बात या आंख से संबंधित जो भी रोग है, वो सारे के सारे रोग फिजिक्स के तीसरे चैप्टर में मैं बहुत डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। उसमें आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अभिदुक्ता, रतौंधी, सारा चीज क्लियर होगा भाई, है कि नहीं? तो अब आइए मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया क्या? मैंने आपको बताया कि भाई कुटपाद के द्वारा होती है, और इसी के साथ में इस चैप्टर का हैप्पी एंडिंग कर रहा हूं। जरा जोरदार तालियों के साथ आज ये वीडियो को मैं संपन्न किया हूं। आप देख रहे हैं आज के दिन ये बच्चा भी कितना हैप्पी लग रहा है, और सामने बैठे बच्चे भी हैप्पी है। मुझे उम्मीद है कि आप जहां से इस वीडियो को देख रहे होइएगा, आप भी ऐसे ही हैप्पी होंगे। तो इसी के साथ मैं आपके बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम का द एंड किया हूं, जिसमें हमने आपको सब्जेक्टिव और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव और टोटल सब्जेक्टिव का कंटेंट मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। मैंने जितने भी प्रयास किए हैं, शायद उससे भी बेहतर मैं आगे आपको दे पाऊं, देने की कोशिश करूं। बस आपको मुझे सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चों, साथियों, मित्रों और मुझे देख रहे हैं जितने भी छात्र छात्रा हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी अपने निराला फैमिली के निराला यूट्यूब चैनल पे बना ये निराला ऑनलाइन क्लास को सपोर्ट करें और जरूर सब्सक्राइब करें। और जहां तक आपके दोस्त हैं जिसको ये चैनल अभी तक पता नहीं है, या जो इस चैनल से अभिज्ञ है, वहां तक पहुंचाने का जरूर कृपया करें। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।